जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार भारत ने 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाने को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुका है। उन्होंने कहा कि अब फाइटर जेट इंजन देश में ही बनेंगे। इसके लिए फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर इंजन निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, अब ये बात साफ हो गई है कि अब सैफ्रॉन के साथ मिलकर ही भारत जेट इंजन का निर्माण करेगा और ये जो इंजन बनाया जाएगा वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर भारत के पास दो ऑप्शन भी थे, एक रोल्स रॉयस का भी था और प्लस सैफ्रॉन का भी था। लेकिन सैफ्रॉन ने कहा कि हम 10 से 12 साल में इंजन डेवलप कर लेंगे और तेजी से प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यही वजह है कि शायद भारत ने फ्रांस को ये डील दी है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर नया जेट इंजन तैयार करेगा। लेकिन इस वक्त दोस्तों भारत को फ्लाइंग टेस्ट बेड की जरूरत भी है और ऐसा एक एयरक्राफ्ट भी भारत के पास होना चाहिए जिस पर हम इंजन टेस्ट कर सके। हालांकि फ्रांस ने, आपको मैं बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब खबरें आई थी जेट इंजन को लेकर तो उन्होंने कहा था कि हम अपने रफाल पर ही फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इंजन को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात वही होगी कि हमें फिर फ्रांस भेजना पड़ेगा इंजन को टेस्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों भारत को अब यहाँ पर एक ऑप्शन पर काम करना चाहिए जो कि एम्ब्रेयर का एयरक्राफ्ट यहाँ पर काफी बेहतर हो सकता है, जिससे कि हम फ्लाइंग टेस्ट बेड में बदल सकते हैं। क्योंकि एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट में दोस्तों कई सारी क्षमताएं हैं, जैसे कि पंख के नीचे यानी कि फ्यूजलाज के साइड में एक नया इंजन फिट किया जा सकता है। इवन एक पाइलॉन लगाकर टेस्ट इंजन को असली उड़ान में चलाया जा सकता है। और पहले भी दोस्तों कई कंपनियों ने, चाहे वो एयरबस A340 हो या बोइंग 747 हो, उन्होंने भी इसी तरीके से FTP का इस्तेमाल किया है और ये काफी अच्छा ऑप्शन होगा भारत के पास। दोस्तों वहीं भारतीय वायुसेना अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए रैमपेज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बड़ी संख्या खरीदने वाली है। इस मिसाइल को इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है और इसे खास तौर पर हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। इवन इसमें GPS/INS गाइडेंस होता है, जिससे कि ये काफी सटीक वार करती है। रैमपेज पहले से ही भारत के कई फाइटर जेट्स में इंडिकेटेड है, चाहे Su-30 MKI ले लो, जागवार ले लो, MiG-29 ले लो। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स तीनों फ्लीट के लिए बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी कर रही है। साथ ही भारतीय वायुसेना ने यह भी देखा कि इसे अन्य फ्लीट यानी कि LCA तेजस मार्क 1 और रफाल में कैसे लगाया जा सकता है, इस चीज पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसका ये फायदा होगा कि भारतीय वायुसेना को स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता मिल जाएगी, जिससे कि पायलट्स को दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज में घुसे बिना टारगेट खत्म करने की क्षमता मिल जाएगी। कुल मिलाकर रैमपेज मिसाइलें इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान, चाइना जैसे एडवर्सरीज के खिलाफ ज्यादा सुरक्षित और सटीक स्ट्राइक पावर देंगी। वहीं दोस्तों एक बार रफाल फाइटर जेट फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस बार रफाल फाइटर जेट ने F-35 को एक एक्सरसाइज में हराया और इसके कई बड़े पैमाने देखे जा रहे हैं दोस्तों। हाल ही में फिनलैंड में हुए अटलांटिक ट्राइडेंट 25 एक्सरसाइज, जो कि 16 से 27 जून 2025 के बीच चली थी, इस दौरान राफेल ने अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 को हरा दिया। इवन इस एक्सरसाइज में अमेरिका का F-35A, F-15, इसके अलावा फ्रांस का रफेल, ब्रिटेन का यूरोफाइटर टाइफून, फिनलैंड का FA/18 हॉर्नेट शामिल था। कुल मिलाकर 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स थे और 1000 सैनिक इस अभ्यास में शामिल हुए। और यही नहीं दोस्तों, फ्रांस की एयरफोर्स ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें दिखाया गया कि राफेल ने अपने इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सिस्टम से F-35 को डॉग फाइट में लॉक कर दिया। राफेल ने F-35 को घेर कर निशाने पर ले लिया था। इवन यहाँ पर F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला है, फिर भी राफेल ने उसे पकड़ लिया। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, 2009 में UAE में जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें भी राफेल ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-22 रैप्टर तक को भी लॉक कर लिया था। यहाँ पर राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, सस्ता है, F-35 की तुलना में बेहद फुर्तीला है, डॉग फाइट में तो बहुत ही जबरदस्त है। इस एक्सरसाइज से ये बात तो साफ हो जाती है कि डॉग फाइट में राफेल फाइटर जेट काफी बेहतर है, लेकिन लंबी दूरी की लड़ाई में F-35 ज्यादा खतरनाक बन सकता है। यहाँ पर फ्रांस की भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। यूरोप में अब वो F-35 के ऑप्शन के रूप में तैयार हो रहा है और भारत के पास तो ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट हैं और 60 या 90 की संख्या में और राफेल फाइटर जेट्स लिए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस को राफेल के और भी बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं अलग अलग कंट्रीज से। इस एक्सरसाइज में दोस्तों राफेल ने ये बात तो दिखा दी कि भाई स्टेल्थ फाइटर जेट भी उससे नहीं बच सकते हैं। फिलहाल वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स अब अपनी ट्रांसपोर्ट क्षमता को बढ़ावा देने जा रही है और कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स 50 और C-295M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रही है, जिससे कि भारतीय वायुसेना के पास इनकी कुल संख्या 106 हो जाएगी, क्योंकि 56 C-295 का ऑर्डर तो पहले से दिया था। इवन ये काफी जरूरी भी हो गया है क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अभी AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि 1980 के दशक के हैं, काफी पुराने हो चुके हैं और अब रिटायरमेंट भी होना इनका शुरू हो जाएगा। C-295M यहाँ पर कई सारी क्षमताओं के साथ आता है।
ये 10 टन तक का कार्गो या फिर 71 सैनिकों को ले जा सकता है। 5000 किलोमीटर की रेंज इसकी है। शॉर्ट और कच्चे एयर स्ट्रिप पर ये उड़ान भर सकता है। मॉडर्न एवियोनिक्स, डिजिटल कॉकपिट और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी है इसकी। इवन डिजास्टर रिलीफ से लेकर LAC और LOC पर सप्लाई मिशंस में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो सकता है। यही नहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना केवल अपने AN-32 को ही नहीं बल्कि अपने बड़े IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी बदलना चाह रही है, जो कि 60 टन पेलोड वाले हैं। इसके लिए अलग से 70 से 80 नए विमानों का टेंडर प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा, जो कि भारतीय वायुसेना का MTA प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो कंटेंडर्स हैं उन्होंने अपने अपने एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, जिसमें कि एयरबस A400M है जिसकी क्षमता 37 टन है। एमरेयर का C390 मिलीनियम है जिसकी पेलोड क्षमता 26 टन है। लॉकहीड मार्टिन का C130J सुपर हरक्यूलिस जो 20 से 22 टन तक का पेलोड के साथ आता है। और ये प्रोजेक्ट भी मेक इन इंडिया मॉडल के तहत ही बनाया जाएगा, जैसे कि C295 का हुआ है। वहीं DRDO और भारतीय वायुसेना मिलकर एक नए S-बैंड ग्राउंड बेस्ड जैमर सिस्टम को तैयार कर रहे हैं और ये सिस्टम दुश्मन के अवाक्स और GNSS सिग्नल को जाम कर सकते हैं। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा होगी। भारत इसे रशिया के काराशुका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरह डिजाइन कर रहा है। और अवाक सिस्टम दोस्तों दुश्मनों की आंख और दिमाग होते हैं और ये दुश्मनों को लंबी दूरी तक निगरानी और मिसाइल गाइडेंस की सुविधा देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने साफ 2000 से J-10C फाइटर जेट को गाइड किया था, हालांकि भारत ने उसे काउंटर कर दिया। इसलिए भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो अवाक्स और GNSS पर निर्भर दुश्मनों की स्ट्रैटेजी को कमजोर कर सके। और भारत का ये जो नया जैमर होगा उसकी कई खासियतें होंगी, जैसे कि मैंने बताया कि S-बैंड आइसर टेक्नोलॉजी जो कि गैलियम बेस्ड होगी, ज़्यादा पावर, बेहतर कूलिंग और सटीक जैमिंग के साथ ही आएगा। और DRDO को पहले से गैलियम रडार पर महारत भी हासिल हो चुकी है। इवन इसमें डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी होगी, यानी कि DRFM, जो झूठे टारगेट बनाना और दुश्मन के रडार को धोखे देने में सक्षम होगा। इवन फ्रीक्वेंसी होपिंग जैसी एडवांस तकनीक को भी ये मात दे पाएगा। GNS जैमिंग भी कर सकता है, मतलब GPS और बेडू को ये जाम कर सकता है, जिससे कि दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट की नेविगेशन और टारगेटिंग फेल हो जाएगी। और ये मोबाइल प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि ट्रक पर लगाया जा सकता है, जैसे कि आप रशिया का काराशुका 4 देख सकते हैं। और इन्हें LOC और LAC पर डिप्लॉय किया जाएगा। इवन दोस्तों भारत पहले भी इस तरीके के सिस्टम बना चुका है, लेकिन नया जैमर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये सिस्टम राफेल के स्पेक्ट्रा और नेत्रा मार्क 1 अवाक्स जैसे एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत के LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। HAL ने साफ तौर पर कह दिया है कि शुरुआती 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट पर इजराइल का ELM-2052 आईएसआर रडार लगाया जाएगा, लेकिन बाद वाले जो 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट हैं उनमें पूरी तरीके का स्वदेशी आईएसआर रडार सिस्टम लगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ELM-2052 पहले बैच में क्यों जरूरी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डिलीवरी टाइमलाइन, यानी कि HAL चाहता है कि फाइटर जेट्स की डिलीवरी टाइम पर हो, इसलिए शुरुआत में ऑफ द शेल्फ इजरायली रडार लगाया जा रहा है। और इवन ELM-2052 पहले से ही तेजस और जागवार जैसे भारतीय विमानों पर सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। हालांकि जो भारत का स्वदेशी उत्तम आईएसआर रडार है वो काफी महत्वपूर्ण होगा और ये ELM-2052 से ज्यादा रेंज, टारगेट पहचान और सटीकता प्रदान करेगा। पूरी तरीके से भारतीय हथियारों जैसे कि अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 मिसाइलों के साथ कंपैटिबल होगा और पहले से ही तेजस टेस्ट बेड पर इसके उड़ान परीक्षण सफल हो चुके हैं। भविष्य में इसे तेजस मार्क 2 और Su-30 MKI में लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों DRDO ने कहा है कि उन्होंने अपना खुद का रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है। इसका नाम निर्वाणा रखा गया है, यानी कि न्यूमेरिकल इंफ्रारेड एंड रडार क्रॉस सेक्शन एस्टिमेशन एंड विजुअल एनालिसिस। और ये उपलब्धि दोस्तों भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हमारे इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को बड़ी मदद करेगा। इसके जरिए नए डिजाइन की स्टेल्थ क्षमता जांचने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी प्लेटफॉर्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बिना प्रोटोटाइप बनाए ही पता करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। विमान और जहाज़ों का साइज और जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसे ऑप्टिमाइज करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा और भारतीय स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ये वैलिडेट भी करेगा। और इसका इस्तेमाल हमारे AMCA, TEDBF, घातक UCAF और नेवल प्लेटफॉर्म्स में किया जाएगा। पहले भारत को ऐसे RCS प्रेडिक्शन टूल विदेश से लेने पड़ते थे, जिन पर एक्सपोर्ट कंट्रोल की वजह से रोक भी होती थी, लेकिन अब भारत के पास अपना खुद का सिस्टम आ गया है, जिससे कि भविष्य के सभी फाइटर जेट और जहाज ज्यादा सर्वाइवल और स्टेल्थी बन जाएंगे। निर्वाणा एक ऐसा डिजिटल टूल है जो बताता है कि दुश्मन के रडार पर हमारा विमान, जहाज कितना नजर आएगा। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना अब अपने 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी कि ECM पॉड्स को लगाएगी और ये पॉड DRDO के CASDIC और DLRL हैदराबाद ने मिलकर बनाया। आपको बता दें कि पहले 83 तेजस मार्क 1A में इजराइल का स्कॉर्पियस SPJ जैमर लगाया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर भारत अपना खुद का स्वयं रक्षा कवच इसमें लगाएगा। इस स्वदेशी सिस्टम की खासियतों की बात की जाए तो 360 रडार वार्निंग कवरेज करता है, DRFM टेक्नोलॉजी से दुश्मन के रडार और मिसाइलों को धोखा दे सकता है,
एक्टिव फेस रडार और 1 मिलियन पल्स पर सेकंड प्रोसेसिंग है इसका पूरी तरीके से स्वदेशी कूलिंग सिस्टम है। ये हल्का और एरोडायनेमिक है, जिससे तेजस की परफॉर्मेंस पर असर नहीं होगा। इसका फायदा तेजस मार्क 1A को और ज्यादा स्टाइल्थी और सुरक्षित बनाएगा। विदेशी सिस्टम पर निर्भरता कम होगी। तेजस में 70% से ज्यादा हिस्से पहले से स्वदेशी हैं। अब इसमें उत्तम आईएसआर रडार प्लस CASDIC ECM पॉड जोड़कर ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा। मतलब साफ है कि तेजस मार्क 1A में भारत का अपना खुद का जैमर लगा होगा, जो कि दुश्मन के रडार और मिसाइलों को बेकार कर देगा। इससे तेजस और ज्यादा ताकतवर और सुरक्षित भी बनेगा। वहीं दोस्तों, अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड ने एक स्वदेशी हैंड हेल्डेड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तैयार किया है, जो भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य महंगे विदेशी सिस्टम को बदलकर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। और ये जो GPR है, ये जमीन के नीचे बारूदी सुरंग, IED, छुपी हुई वस्तुओं और खाली जगहों को पहचानता है। इसके अलावा भी इसकी कई स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि ये पोर्टेबल और हल्का है, रियल टाइम डिटेक्शन ये देता है, इसका डिजाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये धातु और गैर धातु दोनों तरीके के माइंस और IED की खोज कर सकता है। इनका इस्तेमाल NSG, BSF, CRPF, ITBP, SSB, असम राइफल्स जैसे बल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, ताइवान में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल का परीक्षण एक हादसे में बदल गया। दरअसल एक ड्रिल के दौरान मिसाइल के परीक्षण में धमाका हो गया, जिससे कि उसकी तकनीकी खामी सामने आई है। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब ताइवान पर चाइना अपना दबाव लगातार बढ़ा रहा है और उसकी सैन्य गतिविधियां ताइवान स्टेट के पास तेज हो गई है। यहाँ पर पैट्रियट सिस्टम की पोल भी खुलती हुई नजर आई है। ये अमेरिका का सबसे महंगा और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल मिसाइल और हवाई हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। और ताइवान ने इसे चीन से बढ़ते हुए खतरे के बीच बड़े पैमाने पर तैनात किया है। परीक्षण में फेल होना ताइवान की रक्षा क्षमता और तैयारियों पर भी सवाल उठाता है। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि तकनीकी खराबी थी या फिर ऑपरेशनल गलती। और इस घटना से ताइवान के अंदर और सहयोगी देशों के बीच चिंता बढ़ गई है। क्या ये सिस्टम युद्ध के समय भरोसेमंद साबित होगा, ये सवाल उठ रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यह हादसा ताइवान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।